अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई रोज़ से बानी तहरीक इंसाफ की सेहत से मुतालिक ख़बरें और मुख्तलिफ आरा ज़ेर बहस है। हम भी तकरीबन हर रोज़ ही आने वाली अपडेट्स पर गुफ्तगू कर रहे हैं और इसी ज़म में हमारे तज्ज़ियाकारों से उनकी राय भी जान रहे हैं। कई ख़बरें बाद में दुरुस्त भी साबित होती हैं जो हम प्रोग्राम में बात करते हैं। नाज़रीन, आज इस हवाले से नई पेशरफ्त सामने आई है। ज़राए के मुताबिक शौकत खानम के CMO डॉक्टर आसिम यूसुफ ने सलमान अकरम राजा के फराहम करदा 3 माहिर अमराज रेटिना के नाम तजवीज़ किए थे और उन नामों में अब अल-शिफा इंटरनेशनल के डॉक्टर उमर आवान और मेजर जनरल रिटायर्ड मजहर इसहाक शामिल थे, जबकि आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ के सरबराह मेजर जनरल वक़ार मजहर का नाम भी दिया गया था। मज़कूरा माहिरीन के बजाय अल-शिफा से डॉक्टर नदीम कुरैशी को भेजा गया, जिनके साथ पिम्स के डॉक्टर आरिफ भी मौजूद थे। और ये बताया गया है कि शौकत खानम के डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्जा को अडियाला जेल जाने की इजाज़त ना मिलने पर अल-शिफा के डॉक्टर को रवाना किया गया और साथ ही ज़राए के मुताबिक बानी PTI को पहला इंजेक्शन 25 जनवरी को लगाया गया था, जबकि दूसरा इंजेक्शन 25 फरवरी को ही लगाया जाना है। सलमान अकरम राजा का कहना है कि डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम डॉक्टर आसिम यूसुफ से पूछकर हमने ही दिया था, जबकि डॉक्टर ने यह भी बताया कि बानी PTI चंद हफ्ते पहले दीवार पर लगी घड़ी नहीं देख सकते थे और डॉक्टर ने यह बताया कि कल की मुलाकात में बानी PTI ने कहा कि घड़ी नजर आ रही है। अब PTI रहनुमा ने कहा कि डॉक्टर ने बताया कि बानी PTI ने कहा कि घड़ी की सुई भी अब नजर आ रही है, जिसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ये हौसला अफजा है। उनकी नज़र में हैरत अंगेज बेहतरी हुई है। साथ ही खान साहब की सेहत में बेहतरी के आसार आना एक खुशाइन बात है कि अब अपोजिशन शायद मुल्की मामलात पर ज्यादा फोकस कर पाए। जैसे कि नाज़रीन, कोट लखपत जेल में कैद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने रमज़ान में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर करने की अपील कर दी है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और महमूदुर रशीद की जानिब से मीडिया को एक मुश्तरका ख़त लिखा गया है, जिसमें यह अपील की गई है कि रमज़ानुल मुबारक में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर कर दी जाए। साथ ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को पार्लिमानी हिकमत अमली इख्तियार करने की तजवीज़ दी और ये कहा कि कोर कमेटी सियासी कमेटी बहस मुबाहिसा करे और इत्तफ़ाक़ राय से फैसला करे, जबकि फैसले तहरीरी रिकॉर्ड में महफूज किए जाए और पार्टी पॉलिसी मीडिया और आवाम तक पहुँचाई जाए। ख़त में यह भी लिखा गया कि फ़ाल कारकुनान की तरबियत और मुनज़्ज़म तंजीम साजी के बजाय बल्दियाती इंतज़ामात की भरपूर तैयारी की जाए और मुल्की मसाइल भी इस पर उजागर किए जाएँ। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी को हर सतह पर उजागर करें। ख़त में साथ ही सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो खान साहब के खिलाफ हालिया बयानबाजी की जो है वो शदीद मजम्मत करते हुए ये कहा गया कि बानी PTI बावकार तरीके से जो है वो जेल काट रहे हैं। और इस तमाम तर सिनेरियो पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार है फरीद अहमद काकर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार है जावेद सिद्दीकी साहब और सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ खान फारान साहब ने। सबसे पहले रुख करेंगे जावेद सिद्दीकी साहब का और उनसे बात का आगाज़ करेंगे। जावेद सिद्दीकी साहब, ये तमाम तर सिचुएशन सर आपके सामने है। बानी की सेहत बेहतर हो रही है या अब भी आप समझते हैं कि एजिटेशन की गुंजाइश बाकी है सर? पहले तो मेरा नाम जावेद सिद्दीक है, जरा तस्दीक कर लीजिए, मेहरबानी करें। सिद्दीक। जो आपने सवाल किया वो ये है कि पाकिस्तान में बीमारों के ऊपर ऐसे कैदियों, सियासी कैदियों की बीमारी पर सियासत होती रही है जी। जो कि एक मैं समझता हूँ अच्छा शगुन नहीं है। अब ये इंसान जेल में भी बीमार हो सकता है, जेल से बाहर भी हो सकता है और ख़ास तौर पर जब जेल में हो तो उसकी निगहदाश्त करना और उसकी सेहत का बरकरार रखना ये जेल हुकाम की ज़िम्मेदारी है, यानी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अब ये खान साहब जो है, उनको जो बानी PTI है, उनको ये है कि वो एक माशाल्लाह डिस्पाइट द फैक्ट कि वो 73 इयर्स की एज के हैं, वो बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, खाने पर भी एहतियात बरतते हैं और इसलिए उनकी सेहत काफ़ी बेहतर है आम कैदियों के मुकाबले में जो इस एज में होते हैं। लेकिन ये आँख का इशू जब से चला है तो पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी ये इशू जो है इस पर बहस हो रही है और बयानात भी दिए जा रहे हैं, बयानबाजी भी जारी है। इसके ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों ने एहतजाज भी किया है, PTI वाले भी एहतजाज कर रहे हैं। अब ये है कि जो आपने अभी अपनी इंट्रो में कहा है कि डॉक्टर्स ने उनको देखा है और ये कि वो डॉक्टर जो कि
इनकी फैमिली इंसिस्ट करती है, इनकी बहनें कहती हैं या करीबी लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स को जो ज़ाती मुआलजीन है या पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनको लाया जाए। अगर उन्हीं की तजवीज़ पर किसी और डॉक्टर इनको देख लिया है और वो एक ऑथेंटिक मुस्तनद डॉक्टर है और उसने चेक किया है और देखा है कि उनकी आँख में, उनकी बीनाई में बेहतरी आ रही है, वो उनकी बसीरत बेहतर हो रही है और वो काफ़ी यानी हद तक बेहतर हो चुकी है। पहले वो घड़ी नहीं देख सकते थे, अब वो घड़ी की सुइयां देख सकते हैं। इसका मतलब है इम्प्रूवमेंट है और इस लिहाज से ये एक अच्छा शगुन है और इससे अच्छे असरात मुरतब होने चाहिए। और ये एहतजाज की सियासत, धरनाबाजी और पार्लियामेंट के बाहर बैठ जाना, ये चीज़ें अब ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। और आपने ये भी कहा है कि सीनियर लीडरों ने कोट लखपत जेल से ख़त लिखा है जी सर कि रमज़ान और मुबारक के एहतराम में इस एहतजाज को मौखर कर दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। तो यही एक सियासी तरीक़ाकार है और पार्लियामेंट के अंदर और जो पार्लिमानी ज़वाबत, उसूल और कवायद हैं उनके मुताबिक एहतजाज जारी रखना चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो हर पाकिस्तानी का आईनी हक है, वो इनको जारी रखना चाहिए। सड़कें बंद करना, लोगों के लिए परेशानियां क्रिएट करना और वायलेंस की तरफ चले जाना, ये कभी भी सूदमंद या फ़ायदेमंद तरीक़ाकार या प्रैक्टिस नहीं होती। सो मैं समझता हूँ कि PTI को अब इस पर इत्मीनान करना चाहिए कि उनके बानी और लीडर की जो आई साइट है वो बेहतर हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। और अब उन्हें, जैसे आपने कहा कि जी उन्होंने ख़त में लिखा है कि आप अवामी मसाइल पर फोकस करें, इन्फ्लेशन पर, बेरोज़गारी पर और टेररिज्म पर और हुकूमत की जो नाकामियाँ हैं और हुकूमत जिस अंदाज से चलाई जा रही है, मिस गवर्नेंस के इशूज़ हैं, इस पर फोकस करें। जी ठीक है सर, इस पर फोकस किया जाए। जावेद सिद्दीक साहब, आपका पॉइंट आ गया। फरीद अहमद काकड़ साहब, सर हम देख रहे हैं सियासत का मौसम जो है वो चल रहा है। PTI की जानिब से बानी चेयरमैन PTI की सेहत क्या ख़राब हुई सर, इसे सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI और ख़ासकर उनके ख़ानदान की जानिब से भी, सर बहनों की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि वो इसे इस्तेमाल करें। क्या समझते हैं सियासत का मौसम कब तक चलता रहेगा या अब सर ये आखिरकार दम तोड़ेगा सर? क्योंकि अब कह रहे हैं ना कि आंख के जो मसला है वो बेहतर होता नज़र आ रहा है सर। थैंक यू सो मच सवेरा। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। एक तो देखें PTI की अनफॉर्चुनेटली ये पिछले जब से PTI के दो बेसिकली सियासी तौर पे उनके मंजिल हैं या दो तरीके से उनका सफ़र है सियासी। एक बिफोर 2011 था, एक 2011 के बाद का सफ़र है। तो जब से तहरीक इंसाफ ने 2011 के बाद वाला सफ़र शुरू किया तो तहरीक इंसाफ जो है वो धरने की सियासत, एहतजाज की सियासत, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, इस पे ज़्यादा इनका फोकस रहा है। आपने देखा कि इमरान खान साहब की आंख का मसला आया है तो ये जितने भी कैदी होते हैं, ऑफ कोर्स इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सेहत का मामला पूरे मुल्क के लिए उतना ही तशवीशनाक है जितना उनकी भाई बहनों के लिए या उनकी पार्टी के लिए। मगर उस चीज को जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया गया ये अनएक्सेप्टेबल है। तहरीक इंसाफ से रियासत को बुनियादी तौर पर मसला यही है और कोई मसला नहीं है। तहरीक इंसाफ सियासत करे, सो बिस्मिल्लाह, आपको कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देती है सियासत करने की, बिल्कुल करें। मगर जो इजाजत मिलती है उसके लिए भी आप उस शिक को पढ़े। वहां पे नेशनल जो सिक्योरिटी है या नेशनल जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप सियासत कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको जमहूरी राइट हासिल है। इस तरह जमहूरी राइट नहीं हासिल के शहबाज गिल, इमरान रियाज और इस तरह के जो भगोड़े हैं जो बाहर बैठ के, आप देखें कि सोशल मीडिया पे बाकायदा तौर पे कैंपेन चलाई गई है। ये बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को हिट करने की कोशिश की जा रही है। तो आई थिंक हमें इस चीज को जो है उसकी निशानदेही करनी चाहिए और ये अवाम के सामने रखना चाहिए। हम एक रुख रख लें कि इमरान खान साहब की आंख का मसला बिल्कुल है, उनका इलाज होना चाहिए, उनका इलाज हो रहा है, उनको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज देने की कोशिश की जा रही है, उनकी मर्जी के डॉक्टर्स देने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत भी ये कोशिश कर रही है, रियासत भी ये कोशिश कर रही है। लेकिन इमरान खान जो है वो, उनके पार्टी का मसला इमरान खान की सियासत नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए सर आप कह रहे हैं पार्टी का मकसद नहीं है जितना बीमार इमरान खान, क्योंकि वो इमरान खान की बीमारी पे सियासत करना चाह रहे हैं। खुसूस उनकी बहनें हलीमा खानम और इनके साथ जो बाकी इनकी बहनें हैं वो ये चाह रही है कि इमरान खान साहब अंदर रहे, इमरान खान साहब बीमार रहे और इस चीज को वो पॉलिटिकली जो है वो इस्तेमाल कराना चाह रही है। सर आप ये कह रहे हैं। जी जावेद साहब, जी ठीक है
ٹھیک ہے فرید صاحب، آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ امتیاز صاحب، فرید صاحب نے جو باتیں کی ہیں سر وہ آپ نے ساری سنی، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی بیماری کو کیش کرانا چاہتی ہے، خاص طور پر ان کی بہنیں علیمہ خان صاحبہ۔ تو سر کیا سمجھتے ہیں، اب جیسے کہ ڈاکٹرز کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ آنکھ کا جو علاج ہو رہا ہے اس میں بہتری آ رہی ہے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی اب دیکھ سکتے ہیں گھڑی کو بھی سوئی کو بھی۔ تو سر کیا آپ سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی آخر اب کیا چاہ رہی ہے، کیونکہ یہ جو ان کا پروپیگنڈا تھا یہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے سر اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر دم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیں سویرا جاوید صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ پاکستان میں اگر ہم ٹاپ 10 میں اگر لیں گے تو ایک معتبر نام جاوید صدیق صاحب کا ہے۔ انہوں نے انتہائی احترام کے ساتھ ساری باتیں کی ہیں اور بالکل وہی ان کا ایکسپیرینس ہے، اور یہی ڈیموکریسی کی روح بھی ہوتی ہے اور کسی قسم کی بھی ایکٹیویٹی کہ ایک باؤنڈریز میں رہتے ہوئے پورا من احتجاج سب کا حق ہے، لیکن کسی کو ٹرولنگ کرنا، اور جو کاکڑ ایک بات کر رہے تھے کہ کسی ادارے یا اس کے سربراہ کو لے کے خاص طور پہ ٹارگیٹ کرنا، یہ مناسب نہیں ہوتا اور ساری چیزیں اچھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ انٹرنیشنلی جو اس وقت پاکستان کی ترقی ہی پاکستان کی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ جب پاکستان گرو کر رہا ہوتا ہے، ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے اکنامکلی، سوشلی، کسی بھی پولیٹیکلی بھی، تو اس کے خلاف انٹرنیشنل ایک امیج بنانے کی کوشش ہوتی ہے جو کہ نیگیٹو ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس وقت بھی وہی چل رہا ہے۔ جو ابتدا میں آپ نے ایک بات کی تھی اور یہ خط کی بھی بات ہوئی جو بھیجا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب ڈاکٹر صاحبہ کی جانب سے محمود رشید صاحب کی، اگر اس کو ایک دو دن میں جعلی نہ قرار دے دیا جائے اور سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا اس کو آن کر لے کہ یہ واقعی ہے خط آیا ہے، تو اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک پولیٹیکل انیشیٹو ہونا شروع ہو گیا ہے، چونکہ یہ پولیٹیکل لوگوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی، اور یہ ایک طرح سے علیمہ خان اور ان کے اراؤنڈ میں جو ایکٹیویٹی کرنے والے لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ایک یہ تحفظات کا اظہار ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو سائلنٹ ہو جانا چاہیے، اور کور کمیٹی جو پی ٹی آئی کی ہے اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے، جو کہ خط میں بالکل کلیئر طریقے سے کہا گیا، اور جو پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس کو بھی کہا گیا ہے کہ بات چیت آگے بڑھائیں۔ یہ جاوید صدیق صاحب جیسے ہمارے جو معتبر لوگ ہیں، صحافی، ہم سب یہ ان کو فالو کرتے ہوئے بار بار یہی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل گفتگو ہونی چاہیے۔ میں کراچی پریس کلب میں ہمارے عبدالحمید چھاپرا صاحب ہوتے تھے، وہ ہمیں بتاتے تھے کہ ہمارے کراچی پریس کلب میں کمیٹی روم ہے اور وہاں پر سب سے پہلے ایم آر ڈی کی بنیاد رکھی گئی، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب آئے اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اس طرح آئی تاکہ ایجنسیز یا جو بھی ادارے ان سے اس کو کسی طرح سے معاملے کو چھپایا جائے۔ وہاں ایک گفتگو ہوئی، وہاں پہ ایک طے پایا کہ جی ایک ہم تحریک چلائیں گے، تحریک بنائیں گے، وہ ایم آر ڈی، لیکن اس کے اندر سویرا جن کو بھٹو صاحب نے پھانسی سیل کے اندر رکھا ہوا تھا، سردار شہرباز خان مزاری صاحب، ولی خان صاحب، خود نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب، مفتی محمود صاحب، جو بڑے بڑے نام تھے، وہ اس کے اندر ڈیموکریسی کے اندر شامل ہوئے۔ کیوں شامل ہوئے؟ کہ بیگم نصرت بھٹو نے یعنی انیشیٹ کیا، ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایک جو ڈیموکریسی کے اگینسٹ ایک معاملہ بنا ہوا ہے، ضیاء الحق کا مارشل لا ہے، ہمیں چلنا ہے۔ اس کا مطلب ہے ڈائیلاگ، بات چیت ہوتی ہے۔ بدترین مخالف بھی ایک پلیٹ فارم پر آ گئے، ایم آر ڈی ہوئی، ایم آر ڈی کی موومنٹ بنی۔ یہی ہم بار بار کہتے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں سے کہ بھائی آپ کا احتجاج ہونا چاہیے، ہوتا رہا ہے، ہونا چاہیے، کوئی نیا کام آپ نہیں کر رہے۔ ایم آر ڈی کی موومنٹ میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، تھوڑی پھاٹک کیس مشہور ہے، 14 اسٹوڈنٹس کی شہادتیں ہوئی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سارے۔ اس کے بعد ایک نواز شریف کا دور بھی آیا، نواز شریف بھی گرفتار رہے، کلثوم نواز کی ہم نے مذاق اڑایا کہ یہ تو نہیں ایویں ڈرامہ ہو رہا ہے، اور تصویریں چلائی، یہ بہت ساری چیزیں، ہر ایک کی۔ فریال تالپور کو آپ رائٹ اور رونگ کہیں، لیکن اسپتال سے گرفتار کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا، ساری چیزیں موجود ہیں۔ جو بیٹی باپ سے ملنے آ رہی ہے اس کو کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے امتیاز صاحب، یہی سوال سر جو آپ نے ابھی اٹھایا ہے جاوید صدیق صاحب سے میں کرنا چاہوں گی۔ جاوید صدیق صاحب، ہم نے دیکھا یہ جب کلثوم نواز صاحبہ کی جب معاملہ آیا تھا، وہ بیمار تھی، بستر مرگ پر تھی، اور سر اسی صورتحال میں پھر وہ انتقال بھی کر گئی، تو یہی پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا، یہی خان صاحب تھے سر، ان کا مذاق
اڑاتے ہوئے نظر آتے تھے. اب جب خود پر یہ چیز آئی ہے تو سر احتجاج پر احتجاج کیا جا رہا ہے اور جب دوسروں پر آتی ہے تب سمجھا نہیں جاتا. سر اس پر بھی کامنٹ کریے گا. اور ساتھ ہی آپ نے پہلے یہ بات کی تھی جاوید صاحب کے آنکھ کا علاج بھی ہو رہا ہے, بہتری بھی آ رہی ہے, تو سر اب آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن شاید اب ملکی معاملات پر زیادہ فوکس کر پائے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی اور احتجاجی تحریک کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بانی رہائی فورس کی رجسٹریشن ہو گئی رمضان میں. تو سر آپ سمجھتے ہیں اس وقت جب ہم فتنۃ الخوارج سے نبرد آزما ہیں کسی احتجاجی تحریک کے متحمل ہو سکتے ہیں جاوید صاحب؟ دیکھیے جو تحریکیں چلتی رہی ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بیگم کلثوم نواز کی جو ڈیتھ ہے اور اس وقت جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور ان کے جنازے میں ان کے قریبی عزیز, ان کے خاوند, ان کے عزیز و اقارب شریک نہیں ہو سکے, اور یہ ایک بڑی انفارچونیٹ اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے. پالیٹکس کے اندر شائستگی اور پارلیمانی روایات, ٹالرنس, برداشت اور ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آنا, اور خاص طور پر جو آئین پاکستان سیاستدانوں کو یا عام آدمی کو جو رائٹ دیتا ہے پراپرٹی کے حوالے سے, ان کی لائف کے حوالے سے اور دوسرے معاملات میں, اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس وقت بہت غلط ہوا اور وہ وکٹمائزیشن کا ایک عنصر جو ہے, انتقام کا عنصر ہماری سیاست میں ہمیشہ رہا ہے اور یہ بڑا قابل مذمت عنصر ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے. سیاست جو ہے وہ ایک اچھا, سیاست کو بعض لوگ عبادت کہتے ہیں, اسے مشن کہتے ہیں, لیکن اگر اس میں سیاسی انتقام اور اس میں دوسروں کو ٹارچر کرنا, ان کو حقوق سے ان کو محروم کرنا, یہ عنصر شامل ہو جائے تو سیاست پہ سیاست نہیں رہتی, وہ کچھ اور بن جاتی ہے. اب جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے, آج شاید ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں انہوں نے لایا عمل ڈسکس کرنا ہے, اور آپ نے سوال کیا کہ چیف منسٹر نے ایک رہائی فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ عمران صاحب کو رہا کرائیں گے. اس وقت جو سارا فوکس پی ٹی آئی کا ہے وہ رہائی ہے, اور وہ سیاست کو بھول چکے ہیں. پچھلے جتنی انہوں نے اٹیمپٹس کی ہیں, جو اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا ہے, پشاور میں جو جلسے کیے ہیں, کے پی کے مختلف شہروں میں جلسے کیے ہیں, کراچی میں کچھ اٹیمپٹس کیے ہیں, کچھ پنجاب میں بھی کیے ہیں, اور اسلام آباد کے ڈی چوک تک, یہ سارے کے سارے ان کا فوکس جو تھا بالکل وہ تھا کہ جاوید صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں سر کہ ان کا جو فوکس ہے وہ صرف بانی کی رہائی ہے, اور شفیع جان صاحب کی جانب سے بھی سر یہی بات کی گئی ہے کہ یہ فورس بنے گی اور جب بانی رہا ہو جائیں گے پھر یہ فورس ختم کر دی جائے گی, سیاسی ونگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سر. جی ہاں, اب دیکھیے یہ جو ان کے تمام تر ان کی کوششیں پچھلے 2-2.5 سال کے اندر ساری ناکام ہوئی ہیں, اور ان کو اب سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ طریقہ نہیں ہے, اس سے آپ رہا نہیں کرا سکتے ایک سیاسی قیدی کو, یا ان پر جو الزامات ہیں ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو فائٹ کریں, اس کو لڑیں. پارلیمنٹ کے اندر ان کی خاصی بڑی تعداد ہے, پارلیمنٹ کے اندر ایک مؤثر پریزنس ہے ان کی, پاکستان کی پارلیمنٹ میں, سینٹ کے اندر, قومی اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں بھی ہے. سو وہ ایک پولیٹیکل فائٹ کے طور پر اس کو فائٹ کریں, اور جس طرح ایک پرامن طریقہ ہوتا ہے. پھر لوگوں کے جو مسائل ہیں, پاکستان کے لوگوں کے مسائل بہت بڑھ چکے ہیں, اور ابھی بھی کوئی کسی دوست نے مجھے میسج کیا تھا کہ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 45% لوگ, 45% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل جاوید صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ایشوز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور جو حربے پی ٹی آئی کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں ان حربوں سے تو کم از کم رہائی ممکن نہیں ہے, اور ان سے کم از کم پی ٹی آئی کو سبق سیکھنا چاہیے. امتیاز صاحب کیا کہیں گے سر اس پر, جو جاوید صاحب نے کہا؟
बिल्कुल सही कहा जावेद सिद्दीक साहब ने, जो बात कही है आपको यही तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ेगा। अब देखें ना, फोर्स बनती है, आसिफ जरदारी रहाई कमेटी भी बनी थी ना, आसिफ जरदारी रहाई कमेटी ने क्या किया था, लेकिन उसको पार्टी ने ऑन नहीं किया था। उस वक्त मुबीन फुलपोटो सक्खर से ताल्लुक था और बड़े थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के वो उनके पीपल्स पार्टी के कारकुन थे या क्या थे, उन्होंने बनाई थी उस वक्त। और उसको फिर बाद में यहाँ अब्दुल्ला मुराद और उमर जद थे, उन्होंने भी कराची में आसिफ जरदारी रहाई कमेटी बनाई, लेकिन उसकी ऑनरशिप उधर पार्टी की तरफ से कभी भी नहीं रही थी, कभी किसी की तरह वो मामला नहीं था। और एहतजाजी मुहिम एहतजाज चला था। और आप देखें कि जब मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ अरेस्ट हुए और सारी चीज़ हुई, तो बेगम कुलसुम नवाज जब सिंध तशरीफ लाई थी तो बहुत बड़े बड़े जलसे किए थे उन्होंने, पूरे दौरे करती थी पूरे सिंध के। और सबसे पहला जलसा कराची में हुआ था, कराची प्रेस क्लब के बैकयार्ड में हुआ था। और ये मेमुना हाशमी जो मखदूम जावेद साहब की साहिबजादी है, इनकी पहली स्पीच भी वहां पर हुई थी। और वो बैकयार्ड हमारा इस तरह से हिस्टोरिकल है कि हबीब जालिब का मैं नहीं मानता और सबसे पहले वहां पर नज़्म पढ़ी गई थी। तो लेकिन वहां पे शाइस्तगी थी, जो जावेद सिद्दीक साहब बता रहे हैं। किसी को कोई इस तरह नहीं कहा गया था कि जनाब ऐसे मामलात, और बिल्कुल फोर्स बनाना, फिर ये कहना कि जनाब हम अटैक करेंगे। मैं देख रहा हूं कि ये जो व्लॉगर है ना, जो अभी फरीद हमारे काकड़ भाई जो बात कर रहा था, बिल्कुल सही है कि ये इमरान रियाज, शाहबाज गिल, डॉक्टर मुईस पीरज़ादा, ये राजा आदिल और या मकबूल जान, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो एंटी इमरान खान है। वो सिर्फ डॉलर पसंद है, डॉलर पसंद कर रहे हैं, उनको ना पाकिस्तान से मतलब है ना इमरान खान से। सिद्दीक जान का मैं कल व्लॉग सुन रहा था, उसके ऊपर उन्होंने बातें करना शुरू की। उन्होंने कहा जिस दिन लीडरशिप ने कह दिया लाखों लोग निकलेंगे फोकस होके और छुड़ा के निकले। ओ भाई, ये जो 8 फरवरी की हड़ताल थी, मौलाना फजल रहमान ने भी सपोर्ट किया था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की अपील थी, महमूद खान अचज़ई लाला हमारा, ये अपना राजा नासिर अब्बास सिंध के अंदर, ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस इसके अंदर मौजूद था। इससे ज़्यादा क्या होगा। 26 नवंबर को जो अपील की गई थी, क्या वो अलीमा खान साहिबा ने नहीं की थी? क्या उसको बुशरा बीबी ने लीड नहीं किया था? क्या वो अली अमीन गंडापुर के साथ पूरा एक डेलीगेशन नहीं आता, इस्लामाबाद पे हमलावर होने के लिए नहीं आया था? और भाई लीडरशिप 10 दफा, जो जावेद सिद्दीक साहब का जो तजर्बा है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है, नहीं होता इस तरह। वो भी आज ये जावेद सिद्दीक साहब भी, हम भी यही समझे, बोलते हैं जी आप लोग मुखालफत करते हो। इम्तियाज साहब, ऐसे ही अब आपने देखा कि असीर रहनुमाओं की जानिब से भी खत लिखा गया है, उन्होंने भी सर यही चीज महसूस की। जी सर, उन्होंने महसूस किया है कि मामला हद से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। समझते हैं पीटीआई सबक सीखेगी इस खत के बाद से? अल्लाह करे सीख ले। मैं तो कह रहा हूँ अगर इसको डिसोन नहीं करते इस खत को, तो इसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। लाला महमूद अचकजई साहब का आपने सुना था, आज से 2-2.5 महीने पहले उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई ये सोशल मीडिया पे किसी की माँ बहन बेटियों को ट्रोल करना बंद करो। ये सारी चीजें करते हैं ना, तो ये असल में इमरान खान के हामी नहीं है ये व्लॉगर। ये पाकिस्तान के भी मुखालफत में चल रहे हैं, ये डॉलर के हामी हैं, डॉलर के दोस्त हैं, और इमरान खान साहब के भी साथ वो कर रहे हैं। हमने भी इमरान खान साहब के साथ 2008 तक वक्त गुजारा है, हमने भी सब कुछ किया है। तो हम कहते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करें आप, और मुखालफत करें सियासतदानों की, हुक्मरानों की करें। हम खुद करते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट नहीं करते। मुशर्रफ के खिलाफ हमने कैंपेन चलाई, गिरफ्तार हुए। ठीक है सर, पॉइंट आ गया है। फरीद अहमद काकड़ साहब, सर हमने देखा असीर रहनुमाओं की जानिब से लिखा गया ख़त, आप नहीं समझते सर कि बुर्दबार सियासत की निशानी है? क्योंकि अब खुद सीनियर क़यादत महसूस कर रही है कि मामला हद से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। और जैसे कि अभी जावेद साहब ने भी यही बात की कि जो पीटीआई की जानिब से हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन हरबों से रिहाई मुमकिन नहीं है। सबक सीखना चाहिए सर पीटीआई को। सवेरा देखें, एक चीज को समझने की जरूरत है। मेरे ख्याल में पीटीआई में सिर्फ इमरान खान इज सियासी, पीटीआई की सियासत का मतलब है इमरान खान, इमरान खान का मतलब है पीटीआई। इसके अलावा ना वो किसी को समझते हैं सियासी तौर पे, ना वो किसी को मानते हैं। आपको मालूम है कि इमरान खान के साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को भी गिरफ्तार किया गया है। शाह महमूद साहब जो है वो बीमार भी हुए हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए, लेकिन आपने देखा कि पीटीआई ने उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उनको ऑन तक नहीं किया है, उनकी बात भी नहीं मानने की कोशिश की है। बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। जो पीटीआई के लोग हैं, स्पेशली जो पीटीआई की सोशल मीडिया विंग है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को मानते हैं। वो इमरान खान के अलावा किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। ये जितने खतूत आप जिनका जिक्र कर रही हैं, ये कुछ भी नहीं है। ना पीटीआई इनको मानती है, ना इन खतूतों को ताल्लुक है। पीटीआई का बयानिया इस वक्त आता है इंटरनेशनली,
وہاں پہ بیٹھے جو یوٹیوبرز ہیں، وہاں بیٹھے جو ان کے امریکن تھنک ٹینکس ہیں، وہاں بیٹھے ان کے جو زائنسٹ لوگ ہیں، وہ وہاں سے ان کو پارٹی پالیسی دیتے ہیں، یہاں پہ آ کے سہیل آفریدی اور اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں، علیمہ خان وہ ان کو جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا نہ کوئی سیاسی طور پہ کوئی عمل دخل ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کے کسی سیاسی قیادت کو مانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ لوگ گرفتار ہیں، آپ مجھے ایک دن بتائیں کہ پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کے علاوہ دیگر قیدیوں کے بھی بارے میں کوئی بات کی ہو؟ نہ وہ کبھی بات کرتے ہیں ان کو، نہ وہ کبھی ان کو آن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سویرا ایک بات میں کرنا چاہوں گا، اپنے جو دونوں سینئر لوگ ہیں ان کی اجازت سے، آپ یہ عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محمود خان اچکزئی 2018 سے لے کر 2023 تک 22 تک جو ہے یہ عمران خان کے خلاف دھرنا چلاتا رہا ہے، یہ عمران خان کے خلاف تحریک چلاتا رہا ہے، یہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلا رہا تھی عمران خان کو حکومت سے نکالنے کے لیے۔ 2022 سے لے کر آج تک محمود خان اچکزئی دوبارہ سے عمران خان کے ساتھ مل کر گورنمنٹ کے خلاف جو ہے، یہ جو مشترکہ طور پہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، ان کے خلاف دھرنا چلا رہی ہے یا ان کے خلاف احتجاج کریے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ملک میں سیاسی سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھنا ہی نہیں چاہتے، یہ اس ملک کو انسٹیبل رکھنا چاہتے ہیں، یہ اس ملک کو معاشی طور پہ ترقی کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے تو یہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ اٹھا کے یہ اپنے بغض جو ان کے اداروں کے خلاف ان کے دماغ میں بغض ہے، ان کے دل میں بغض ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میری یہ اپیل ہے عوام سے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں، آپ ملک کی ترقی دیکھیں، آپ ملک کی پولیٹیکل فرید سٹیبلٹی احمد دیکھیں۔ کاکڑ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، اور اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد اسی پر مزید بات کریں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی صحت کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب دیکھتے ہی دیکھتے یہ معاملہ بھی لگتا ہے کہ دم ایسے ہی توڑے گا جو پروپیگنڈا کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے، کیونکہ خان صاحب کی آنکھ کا علاج ہو رہا ہے اور اس میں بہتری بھی نظر آ رہی ہے، ڈاکٹر کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے۔ جاوید صدیق صاحب، سر جیسے کہ پہلے بھی بات کی، اسیر رہنماؤں کی جانب سے لکھا گیا خط اور انہوں نے پارلیمانی حکمت عملی اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں سر رہائی کے بعد ان رہنماؤں کا بھی کوئی علیحدہ دھڑا سامنے آئے گا؟ جیسے کہ ہم موجودہ صورتحال میں دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کا الگ دھڑا ہے، گنڈا پور صاحب کا الگ دھڑا ہے، اور اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی بات کریں تو ان کا دھڑا الگ ہے، وکلا کا دھڑا الگ ہے، سوشل میڈیا کی بات کریں وہ دھڑا الگ ہے۔ سر دیکھیے، یہ جو سیاسی جماعتیں ان کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ ان کی جب ٹاپ لیڈرشپ گرفتار ہو جائے یا منظر سے ہٹ جائے تو ان میں دھڑے بندی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کئی جماعتوں میں ہو چکا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہی لیڈر جس کی وجہ سے پارٹی مضبوط ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وابستگی ہوتی ہے، وہ لیڈر جو ہے وہ ایک کوہین کا یا ان کو جوڑے رکھنے کا کام بھی کرتا ہے۔ تو عمران خان کی ذات میں یہ ہے کہ وہ ایک کرزمیٹک آدمی ہے، اور اسی لیے وہ پرائم منسٹر بھی بنے ملک کے، اور ان کو بہت زیادہ شہرت بھی ملی، کرکٹر بھی ہیں وہ۔ اب بھی دیکھیں دنیا بھر کے جو ٹاپ کرکٹرز ہیں انہوں نے ان کے بارے میں تشویش کا اظہار کے خط لکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے، لیکن تمام سیاسی جماعتوں میں جو کہ سٹرگل کر رہی ہوتی ہیں اسٹریٹ پاورز کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے، ڈیمونسٹریشن کے ذریعے، وہ بھی ایک اپنا پولیٹیکل ونگ الگ رکھتی ہیں، ان کا ایک سیاسی دھڑا ہوتا ہے، سیاسی اعتبار سے وہ بڑا ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی سیاسی ذہن رکھنے والا، ایک تو وہ نوجوان ہے جن کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو ٹرولنگ کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، جنہیں کہ سوشل میڈیا بریگیڈ کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی ذہن رکھنے والے، سیاسی سوچ رکھنے والے، سیاسی انداز میں مسائل کو حل کرنے والے، ان کے پاس ان لوگوں کا فقدان ہے، یہ لوگ ان کے پاس کم ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ایک منجے سیاستدان ہیں، دوسرے لوگ بھی ان کے پاس ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، لیکن وہ سمجھدار لوگ، سر آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے سر آپ کہہ رہے ہیں سمجھدار لوگ پی ٹی آئی کے پاس کم ہیں اور سیاسی لوگوں کا فقدان ہے، پوائنٹ آ گیا ہے۔ امتیاز صاحب کتنے دھڑے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی میں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا سمجھتے ہیں اب رہائی کے بعد یہ جو رہنما ہیں سر جنہوں نے خط لکھا ہے، قید رہنما، ان کی جانب سے بھی کوئی علیحدہ دھڑا سامنے آ سکتا ہے سر اب؟
देखिए, जैसे जावेद सिद्दीक साहब ने फरमाया, बिल्कुल ऐसा होते रहता है वो फिर, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह पे आके फोकस होना होता है। लेकिन हर धड़ा अपने लीडर के लिए ही काम कर रहा होता है, लीडर से हट नहीं सकता, उसके चाहे वो जेल में हो या बाहर हो। आप नहीं देखते कि अभी 2-3 रोज़ पहले जो अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी, फैसल हकीम साहब भी, आज़म मलिक भी जब बात हो रही थी कि इमरान खान साहब अपनी मौजूदगी में धड़ेबंदी करवाते थे और बोलते थे इससे मुझे सब लोगों के खिलाफ एक इतलात मिलती रहती है कि कौन क्या कर रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी भी होती है उनकी सारे उसमें करके, लेकिन ये फ्रूटफुल होंगे या नहीं होंगे। देखिए, जो सियासत होती है ना, उसमें एक बात, मिसाल के तौर पे सजा हो गई, अब एक है अदालती तरीका, एक दूसरा भी है। जो सजा याफ्ता होते हैं ना सवेरा, मुल्क के कानून के मुताबिक ये एक चीफ मिनिस्टर को इख्तियार होता है कि महकमा दाखिला की सिफारिश से उसको पैरोल पर रहा कर दे, फॉर द टाइमिंग भी और एक मुद्दत के लिए भी। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है कि सुप्रीम कोर्ट में गई हुई अपील भी अगर मुस्तरद हो जाए, चाहे वो मर्डर केस हो, तो सदर पाकिस्तान उसको रहा कर सकता है। काकर साहब, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? ब्रेक पर भी जाना है सर, शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा। कितने धड़े देख रहे हैं आप पीटीआई में सर? अब देखिए, मेरे ख्याल में जितने भी धड़े हो जाए उनका कोई मकसद नहीं है। आप देखें, इस वक्त बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो सियासी बात करते हैं, वो सियासत की बात करते हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? जो जोडो कराटो की बात करें, जो रियासत के खिलाफ बात करें, जो कि नफरत की बात करें। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ में जितने भी धड़े बन जाए उनका कोई मकसद नहीं होगा, कोई मानी नहीं होगी। इमरान खान इज पीटीआई, पीटीआई इज इमरान खान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो देखो सवेरा, सिर्फ ये काकर साहब की एक बात को ऐड कर दूं, ये जो बानी पीटीआई है ना, इसको जो बाहर 2011 का जलसा जो कराची में हुआ है, पहला जलसा, वो किस तरह हुआ है उसका मैं विटनेस हूँ। इमरान इस्माइल के घर पे सारी चीजें होती थी। ये इंटरनेशनली एक फिगर बना के रखा हुआ है ताकि काम में आसानी रहे। अगर पीटीआई के दूसरे लीडरों को इस नेट में शामिल कर लेगी जो इंटरनेशनल माफिया है, वो फिर अपना काम नहीं सही से कर पाएगी। तो इमरान खान जेल में है, इमरान खान के नाम पे बहुत सारी चीजें से जब बाहर आएंगे इमरान खान, जब पता लगेगा कि उनके इल्म में ही नहीं थी, वो बाहर ऐलान कर दी, उसके ऊपर सारे काम भी हो गया, सब कुछ हुआ। तो ये इंटरनेशनल माफिया ने एक फिगर बना के रखा है। वो पीटीआई बानी के अलावा वो आगे जाने नहीं देते मामले को। अब देखें, सुहेल आफरीदी ने जो फोर्स बनाने का ऐलान किया, क्या कहा उसने कि खान साहब का मैसेज आया है, उसकी वजह से हम ये बना रहे हैं, और अगर किसी को शक है तो बहनों से पूछ लो। अब बहनों से तो खुद मुलाकात नहीं हो रही पीटीआई के चेयरमैन की, जो बकौल उनके। तो फिर अच्छा, मैसेज कैसे आ गया? बिल्कुल, और मैसेज भी ये इंटरनेशनल चल रहा है। बहुत सारी पीटीआई की पॉलिटिक्स, मैं आज भी आपके प्रोग्रामों में बार बार कह चुका हूं, पीटीआई नहीं चला रही, चेयरमैन भी बहुत सारे फैसलों का पता नहीं है उन्हें। ठीक है इम्तियाज साहब, सर आपका भी पॉइंट आ गया। इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गजा वर्ड ऑफ पीस के हवाले से। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब में इस मंसूबे की तश्कील, तकमील और अगराज़ व मकासद पर खुलकर गुफ्तगू की है। सदर ट्रंप ने कहा कि उनका कायम करदा बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा के मामलात पर भी नज़र रखेगा ताकि यूएन दुरुस्त तरीक़े से काम करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनका तश्कील करदा बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा की कारकर्दगी बिलखुसूस माली उमूर को बेहतर बनाने में भी मदद दे सकता है। बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा को माली लिहाज से सहारा दे सकता है और ये यकीनी बनाएगा कि इदारा काबिल अमल रहे। उन्होंने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराया कि इसमें बेपनाह सलाहियत मौजूद है, लेकिन वैसा काम नहीं कर रहा जैसा होना चाहिए। सदर ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की तारीफ करते हुए कहा कि एक गैर मामूली चीज़ बनने जा रही है। ये एक ऐसा इदारा होगा जिसकी मिसाल दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील के वक्त यूरोपीय ममालिक ने सबसे बड़ा एतराज़ यही उठाया था कि अक़वाम मुत्तहिदा से मुतसादिम इदारा होगा। सिफारतकारों का भी ये कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा एक कसीरुल जहती इदारा है और जिसके फैसले तमाम रुकन ममालिक की मुशावरत से होते हैं, और यूरोपीय ममालिक पहले ही इस नज़रिए को मुस्तरद कर चुके हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा पर किसी एक मुल्क या उसके कायम करदा बोर्ड की बालादस्ती कबूल नहीं की जा सकती। साथ ही बाज़ यूरोपीय रहनुमाओं ने यह खदशा भी जाहिर किया है कि इस इक़दाम से अक़वाम मुत्तहिदा की गैर जानिबदारी मुतासिर हो सकती है और आलमी निज़ाम में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का भी खतरा है। फ्रांसीसी और जर्मन हुक्काम ने गैर रस्मी गुफ्तगू में इस ख्याल पर भी तशवीश जाहिर की कि बोर्ड ऑफ पीस के इख्तियारात की नौयत वाज़े नहीं और ये इदारा अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा ढांचे के साथ
किस तरह हम आहंग होगा, इसी हवाले से बात करेंगे। जावेद सिद्दीक साहब, सर ये तमाम तर मामलात है, हमने देखा अब कि सर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह इशारा दे दिया है कि बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी करेगा, तो क्या सर इस पर यूरोपीय एतराज़ात आने वाले दिनों में आप समझते हैं आलमी सिफारती महाज पर नई कशीदगी को जन्म दे सकते हैं? देखिए, जो बोर्ड ऑफ पीस है ये प्रेसिडेंट ट्रंप की जहन की इख्तरा है या उनके जो एडवाइजर ने उन्होंने ये स्ट्रक्चर जो है इसको कंसीव किया और अब ये हमारे सामने है और ये स्पेसिफिक इसका एजेंडा है कि गजा में जो है वो पीस और अमन कायम किया जाए। लेकिन उसमें भी जो अभी बहुत सी बातें वजाहत तलब है कि ये बोर्ड ऑफ पीस, वैसे तो सदर साहब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इसके हेड हैं, लेकिन इसमें 8 मुसलमान ममालिक भी शामिल हो गए, कुछ दूसरे ममालिक भी हैं। यूरोपियन ममालिक इसमें शामिल नहीं है, रूस नहीं है, चाइना नहीं है और कई दूसरे इंपॉर्टेंट मुल्क इसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान इसमें शामिल है, 8 दूसरे इस्लामी ममालिक भी हैं और इसका एजेंडा भी अभी तक ज़ेर बहस है कि ये क्या करेगा। मसलन उसके एजेंडे में एक बात ये भी है कि जो हमास को गैर मुसल्लह करेगा। पाकिस्तान ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि वो किसी ऐसी मश्क में या ऐसी एक्सरसाइज में शामिल नहीं होंगे जिसका मकसद ये हो कि हमास को गैर मुसल्लह किया जाए। इस पर बहस जारी है। जहाँ तक इस बोर्ड का ताल्लुक है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की जगह ले सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के 160-170 ममालिक जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के रुकन है वो इसको मानेंगे, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा इसके बावजूद कि उसकी नाकामियाँ बहुत हैं, वो अमन नहीं कायम कर सका दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, फ़लस्तीन में, कश्मीर में, कई और मुल्कों में जो है जंग जदल जारी है और खून खराबा हो रहा है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा अपने रेजोल्यूशन पर अमल नहीं करवा सका। लेकिन इसकी जगह एक और इदारा कायम करना विदाउट द कंसेंसस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी ये काम नहीं चल पाएगा। और बोर्ड ऑफ पीस जो है वो फोकस्ड है गजा पर और अभी भी बहुत सी बातें वजाहत तलब हैं और नेतन्याहू इसराइल के वज़ीर आज़म तो इसको मानते ही नहीं है और उन्होंने देखे वेस्ट बैंक में ज़बरदस्ती अरबों की ज़मीन, फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने इस पर तशवीश का इज़हार किया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये भी है कि जब तक फ़लस्तीन की रियासत। जावेद साहब, आप यही कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जगह ये बोर्ड ऑफ पीस नहीं ले सकता। इम्तियाज़ साहब, जावेद साहब कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जगह नहीं ले सकता और साथ ही हम एक तरफ तो अमरीकी सदर सर मुस्तकिल अक़वाम मुत्तहिदा की हम देख रहे हैं सलाहियतों का एतराफ़ कर रही है और दूसरी तरफ मुस्तकिल कह रहे हैं कि इदारा वैसा काम नहीं कर रहा जैसा करना चाहिए। क्या समझते हैं उनका इशारा किस तरफ है? क्या कमी रह गई है जो वो ये बात बार बार हम देख रहे दोहरा चुके हैं? सर देखिए, जैसे हम मोदी के बारे में बात करते हैं कि वो आइसोलेशन में ले गया हिंदुस्तान को, हमने अपने प्रोग्रामों में बार बार बात की कि ट्रंप भी अमेरिका को आइसोलेशन में ले जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से वो आइसोलेशन में ले आए। अक़वाम मुत्तहिदा जो जावेद सिद्दीक साहब फरमा रहे थे बिल्कुल ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा कई जगह पे नाकाम रहा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह खुद अमेरिका रहा है कि वो वीटो करता रहा है। चाहे वो आप देखें सेंट्रल एशिया में यूक्रेन और रशिया की वार हो या कहीं और बहुत सारी चीज़ें हवाले दिए, ये हमेशा अमेरिका ने वेटो किया अपने मफादात के हवाले से। ग्रीनलैंड का मामला आया, उसको अक़वाम मुत्तहिदा से रेजिस्टेंस मिली, यूरोपीय ममालिक की जानिब से रेजिस्टेंस मिली, तो उनकी जो अभी जावेद सिद्दीक साहब ने कहा बिल्कुल उनके एडवाइजर का एक अख्तरा आ गया। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस, पीस के एक मानी होते हैं अमन के, एक दूसरा पीस होता है टुकड़ा, तो ये बोर्ड ऑफ टुकड़ा है। पाकिस्तान समेत जो 8 इस्लामी ममालिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ गाजा के मफाद के अंदर शामिल हुए हैं इस बोर्ड के अंदर, अदरवाइज उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब देखें कि जैसे जावेद साहब फरमा रहे थे कि जब वो जमीन पे कब्जा वाला फलस्तीनियों की शुरू हुआ है तो पाकिस्तान ने रेजिस्टेंस शो की है, उन्होंने कहा ये नहीं होगा, दूसरे इस्लामी ममालिक की जानिब से भी आएगी। ये मैं समझता हूँ कि ये मेटल और करेंसी की वार का एक पार्ट है।
और ट्रम्प चाहते हैं कि करेंसी को बचाने के लिए, डॉलर को बचाने के लिए कोई इनिशिएटिव लिया जाए, इसलिए उन्होंने बाज अटेम्प्ट ऐसे शुरू किए कि जहां पे मेटल और करेंसी के दरमियान, ग्रीनलैंड का भी वही मामला है, मेटल और करेंसी वाला मामला है। और ये जो चाइना वन बेल्ट वन रोड वाली जो बात है, सिल्क रोड वाली, ये कि दुनिया अगेन अब चेंज होने जा रही है कि सी के बजाय रोड ट्रेडिंग के ऊपर। जब रोड ट्रेडिंग आएगी तो अमेरिका जैसे ममालिक का दुनिया में ग्रिप कम हो जाएगी, बहुत सारी जगहों पे होगी। तो ये मैं समझ रहा हूँ मेटल और करेंसी की जंग है, और ये आइसोलेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। चाइना, रशिया, फ्रांस ये वीटो पावर रखते हैं, ये मौजूद है। और जो आइंदा सालाना इजलास होगा अक़वाम मुत्तहिदा का, उसमें बहुत सारी चीज सामने आएगी। इस बात के भी इम्कान आते हैं कि अमेरिका के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में शायद पहली मरतबा कोई भरपूर रेजोल्यूशन मंजूर हो जाए। ठीक है, इम्तियाज साहब पॉइंट आ गया है। फरीद काकर साहब, क्या समझते हैं बोर्ड ऑफ पीस जानिबदारी का मुजाहिरा करेगा? जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूरोपीय रहनुमाओं ने खदशा जाहिर किया है सर इस पर। जी देखें सवेरा, एक तो जो इम्तियाज साहब ने और सिद्दीक साहब ने बात की, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा। एक तो जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, ये आइसोलेशन की पॉलिसी की तरफ ज्यादा फोकस है इनका। अमेरिकन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, रियलिस्ट अप्रोच के साथ चल रहे हैं, ये लिबरल अप्रोच के साथ नहीं चल रहे, कोऑपरेशन की बात नहीं कर रहे। आपने देखा कि पहले इन्होंने WHO, आपको पता है अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा फंडर है टू दी यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका। तो आप देख लें कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, इन्होंने बार बार अमेरिका फर्स्ट और आइसोलेशन की पॉलिसी को लेकर ये चल रहा है। वो बार बार उन्होंने WHO से भी ये निकले, फिर ये नेटो पे भी तनकीद करते हैं, और अब इनका निशाना UN है। इनकी कोशिश होगी कि जब तक इनकी गवर्नमेंट है वो UN के मुतबादिल एक ऐसा इदारा कायम करे जो कि UN को रिप्लेस कर सके, जो कि उनका बोर्ड ऑफ पीस है। ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये गजा के लिए नहीं बना रहे, ये सिर्फ गजा तक नहीं है महदूद, इसको ये बेसिकली UN के रिप्लेसमेंट में एक नया इदारा कायम करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर जैसे ही ट्रंप की गवर्नमेंट जाती है और कोई भी उनकी मुखालिफ गवर्नमेंट आती है डेमोक्रेट्स की, तो वो मेरे ख्याल में इसको खत्म कर देंगे। जैसे आपने देखा कि WHO से ये पहले निकले, लेकिन बाइडन ने आगे वापस WHO ज्वाइन किया। तो मेरे ख्याल में ये वक्ती पॉलिसीज है जिसका ज्यादातर जो है वो इतना इन्हिसार नहीं होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं वो मोर इनटू वो रियलिस्ट अप्रोच के साथ चलने वाले शख्स हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहुत एहतियात के साथ इन चीजों को देखना चाहिए। ठीक है फरीद साहब, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत एहतियात से इन चीज़ों को देखना चाहिए और ये वक्ती पॉलिसीज़ है, इसका ज़्यादा इन्हिसार नहीं रहेगा। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे जावेद सिद्दीक साहब, फरीद काकर साहब और इम्तियाज़ खान फारान साहब, आप तीनों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते आपको बताएं कि वाशिंगटन DC में सिख तंजीम और सिख फॉर जस्टिस ने ऐलान किया है कि वो मुजव्विज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले सरकारी इजलास के इनेकाद के लिए $1 बिलियन फराहम करेगी। और ये ऐलान एक बड़े इज्तिमा के दौरान किया गया जिसमें अमेरिका भर से सिख बरादरी के सैकड़ों अफराद शरीक हुए। जी हाँ, इज्तिमा में मुकर्ररीन ने खालिस्तान के मुतालबे को एक हल तलब सियासी मसला करार देते हुए कहा कि इसका हल सिफारती और साथ ही जमहूरी तरीके से निकाला जाना चाहिए। मुजाहिरीन ने जोर दिया कि पुरअमन रेफरेंडम के जरिए अवामी राय मालूम की जाए। साथ ही तंजीम के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दावा किया कि खालिस्तान रेफरेंडम की हिमायत करने वाले सिख नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही हजारों अफराद को सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया है। उनका मजीद ये भी कहना था कि किसी भी कशीदगी से कबल एक निगरानी शुदा और पुरअमन रेफरेंडम कराया जाना ज़रूरी है। और इज्तिमा के शुरा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ये मुतालबा किया कि वो भारतीय क़यादत से बात करके भारतीय पंजाब में अमरीकी महकमे खारजा की निगरानी में रेफरेंडम के इनेकाद की हिमायत करें। और इस हवाले से माहिरीन का ये भी कहना है कि यह इक़दाम अमरीकी सियासी हलकों में खालिस्तान के मुतालबे को उजागर करने की कोशिश है। इसी के साथ नाजरीन, प्रोग्राम से सवेरा भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।